हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए आपके लिए ग्रीट कर दिया मैंने। वैसे मैं नवाब साकिब इब्राहिम, डायरेक्टर इमेज क्लासेस, और पहला जैसा कि आप पुराना जानते हैं, आई एम नवाब साकिब इब्राहिम। मैं भूल गया अपना डायलॉग क्या था। मैथ का आपका मैथ्स मेंटर, डेंटर पेंटर एंड कारपेंटर। वैसे ये डायलॉग बहुत दिनों से मेरा चला नहीं, दैट्स व्हाई मैं भूल गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। आज जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे सक्सेस ही बोलूँगा, क्योंकि इसने बहुत कम टाइम में बहुत काफ़ी अचीवमेंट गेन कर लिया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने एमयू के 9th एंट्रेंस को दिया और रैंक 4 जनरल कैटेगरी में लेके आया। उसके बाद कारनामा रुकता नहीं है, डेडिकेशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। वो डेडिकेटेड रहा और अपने एमयू के 11th एंट्रेंस में डिप्लोमा में रैंक 8 लेके आया। एमयू के 11th साइंस में 16th रैंक लेके आया जनरल कैटेगरी। आर्ट्स एंड कॉमर्स दिया नहीं इसने, तो सपना एक ही था भाई। और फाइनली जब एमयू 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और उस एमयू के 10th बोर्ड के रिजल्ट में 10th बोर्ड का 4th टॉपर वी हैव सैयद मोहम्मद शीश अली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शीश कुछ बताएंगे अपने बारे में पहले? जी, तो मैं अभी 11th क्लास में हूँ। सैयद मोहम्मद शीश अली पूरा नाम है और इधर पढ़ रहा हूँ मैं सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और पीसीबी मैंने ले रखी है, इंशाल्लाह नीट के लिए अप्लाई करना है मुझे। बहुत बढ़िया, नीट की तैयारी कर रही हैं। घर में कौन कौन लोग हैं? अम्मा अब्बा क्या करते हैं? तो सर डैडी जो है वो तो बाहर हैं अभी सऊदी अरब में, और घर में मम्मी है और अप्पी है, मैं हूँ, बस 3 लोग। अप्पी क्या कर रही है? अप्पी 12th क्लास में है। 12th क्लास में है, 3 लोग हैं। तो मम्मा सबको संभाल रही हैं आपका? बिल्कुल, मम्मा के सरपरस्ती में सब कुछ चल रहा है। तो मम्मा कभी पीटती उठती हैं? वो पहले होता था, खाली डांट होती है, चलती है, घूर लेती है, जरूरत पड़ती है तो। घूरना ही काफी है, अम्मा का बेलना काफी है? नहीं सर, डांट पड़ जाती है, घूर लेते हैं सर। जी। अच्छा, अप्पी से डर लगती है कि नहीं? जी, अप्पी से डर लगता है। अप्पी से डर? उधर पिटाई होती है। उनसे पिटाई नहीं था, अप्पी से होती है पिटाई। अच्छा भाई, यार घर का हाल है ना, हमको कभी कभी अम्मा का रोल ना अप्पी प्ले कर रही होती हैं। तो शीश की जर्नी में जानते हैं घर वालों का कितना अहम रोल रहा, घर वालों ने कितना साथ दिया। अम्मा अब्बा कभी फोर्स किए, प्रेशर दिए आपको पढ़ाई को लेकर के? ऐसे करके प्रेशर नहीं रहा, बस ये था कि हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम एमयू में नहीं आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे उसके सिवा। मतलब इतना क्लियरिटी नहीं थी, तो ये था कि हाँ एमयू में आना है आपको और उसके बाद में आप देखेंगे क्या करना है, आपने नीट करना है तो वो करना है। मगर ऐसा प्रेशर नहीं था कि जैसे और होता है कि कम्युनिकेशन नहीं है और खाली फोर्स कर रखा है कि तुम दिन भर पढ़ोगे ये सब। मगर ये समझते थे कि हाँ बच्चा पढ़ना जानता है तो पढ़ लेगा, वो बिल्कुल पढ़ेगा जी। और करते थे, मतलब हाँ तैयार देखते थे कि हाँ जब अगर नहीं पढ़ रहा तो कहते, नजर रखते थे, मतलब नजर पूरी थी। तो माँ बाप को नजर रखना जरूरी है ना, कि कहीं बच्चा भटक ना जाए इधर उधर। डैडी से बात होती है तो वो भी सब रिकॉर्ड लेते हैं कि अच्छा क्या क्या पढ़ा आज तुमने, या फिर आज डेली बात होती है डैडी से? डेली बात होती है। और डेली वो पूछते हैं आपसे कि आज क्या पढ़ा? डेली पूछते हैं कि आज अच्छी पढ़ाई हो गई नहीं हो गई, सही है। अच्छा, डैडी का बैकग्राउंड क्या है पढ़ाई को लेकर के? डैडी भी अच्छा पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन भी कर रखा है ग्रेजुएशन कर रखा है। एमयू से ही है वो? नहीं, एमयू से नहीं है, मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, तो बड़ा घर में पढ़ा लिखा माहौल है इसलिए, है ना जी। अच्छा, माशाल्लाह। मम्मी भी बीएससी करी हुई है, तो मतलब जानते हैं कि पढ़ाई होती है। तो शीश, जैसा कि ना 9th 10th एमयू से गुजरा, आपने 8th क्लास शायद इमेज क्लास में 8th क्लास में ज्वाइन किया था, लास्ट के बैच में, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करो मरो सीरीज, रैंक बुस्टर सीरीज, उस वक्त की बात है जी। तो 9th 10th में जब तुम गए, 9th में रैंक आई माशाल्लाह, मिंटो सर्किल का दौर, बच्चा ना मिंटो सर्किल का वो दौर को बहुत जानना चाहता है कि वो दौर कैसा रहा आपके लिए, मिंटो सर्किल का ये 2 साल? सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन एनवायरनमेंट था वहाँ पर, एकदम कॉम्पिटिटिव। हर बच्चा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, सबको पता है 11th एंट्रेंस आ रहा है, कोई एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, तो सबका गोल क्लियर है। अब नीट और आईआईटी के लिए भी सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने अच्छे मॉड्यूल पढ़ने हैं और अच्छी चीज़ें पढ़नी है जिससे कि बाद में काम आए। मतलब अभी से 10th में आईआईटी और नीट का सोच रहे हैं? बिल्कुल, कोई ऐसा मतलब वो भी 11th एंट्रेंस को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं रहा है, उनको पता है कि उनका हो जाना है। वो तो होगा, इंटरनल में हो तो होगा। और यूपीएससी के भी बच्चे थे जो यूपीएससी तक भी सोच रहे थे, जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, वो डेली एनसीईआरटी पढ़ते थे एसएसटी की अच्छे से। तो तुम्हें मेरे हिसाब से माहौल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत पड़ती है। तो तुम्हें एक इन्वायरमेंट सच में मिंटो सर्किल में ऐसा मिलता है कि बच्चा, क्योंकि सब तगड़े बच्चे, जितने भी टॉपर बच्चे हैं 9th एंट्रेंस का मैं बताऊं अगर, तो 90 सीट्स हैं मिंटो सर्किल में। 90 में आप 20% हटा लें, 18 सीट हटा लें, 72 जनरल कैटेगरी में सीट्स मिलती है। बाकी जो 18 सीट है वो सीए, सीई और पीएच कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। और हॉस्टल भी बहुत कम को मिलता है, हॉस्टल के लिए बहुत मारामारी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो मिंटो सर्किल में कोई इंस्पायरिंग टीचर जो इंस्पायर करता हो आपको स्कूल को लेकर? स्कूल में है कोई ऐसा इंस्पायरिंग टीचर? मोटिवेट तो सर सभी करते हैं और सब ने ये कहा है कि आपने मतलब आगे अच्छा ही करना है। जो यहाँ से मिंटो से पढ़ता है वो अच्छा ही करता है आगे। हाँ। तो बिल्कुल ये सोचना कि अब हम पढ़ लिया, अब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पीछे आ जाएं वापस। बिल्कुल अपने गिराना। तो भाई पता ही है भाई, जिस जगह से पढ़ रहे हैं वहाँ से सब लोग कामयाब हुए। और क्या, तो कामयाब होने की जो चैनल है वो चल गया है।
तो इसलिए सपना इंसान को अगर देखना है तो भाई एमयू के 9th एंट्रेंस में तो कहाँ देखे, जी मिंटो सर्किल। मिंटो सर्किल का देखे। और मिंटो सर्किल में बच्चा बता रखा हूँ मैं आपको, रिटर्न में 85 में से कितना लाना है, या आप खुद कमेंट करके बताइए मिंटो सर्किल के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। ये अब हमारा बच्चा इमेज क्लास का जानता है कितने मार्क्स चाहिए, बहरहाल आप कमेंट करके बताएंगे। शीश, 9th-10th की प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आपने एकेडमिक्स में भी फोड़ा, इंट्रेंस में भी फोड़ा, एकेडमिक्स को लेकर के बच्चे और कॉम्पिटिटिव को लेकर के, क्या ये दो अलग चैनल से तैयारी करनी चाहिए या एक ऐसा स्ट्रेटजी बने जिससे एकेडमिक भी हो जाए और कॉम्पिटिटिव भी हो जाए? सर बिल्कुल 10th लेवल तक तो एक ही से काम चल सकता है। एक से काम चल सकता है। आपने आराम से अच्छे से पढ़ाई करी है, सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, और तो आप उसको आराम से सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आप लिख सकते हैं आराम से, और बहुत मुश्किल भी नहीं रहते ये मामले। एकेडमिक तो बहुत आसान ही रहता है, कंपटीशन के लिए आपको हाँ देखना पड़ता है आसपास कौन कैसी तैयारी कर रहा है, तो वो सब कोचिंग जो है ना ये अच्छा एनवायरनमेंट दे देती है। कॉम्पिटिटिव आपको कोचिंग से मिल जाएगा और सब्जेक्टिव भी आप कोचिंग से ही मिलेगा। जैसे हम लोग बोर्ड रिवीजन बैच वगैरह करा लेते हैं। युग ने कहा कि सर उसकी भी बहुत अच्छी रैंक थी कंपटीशन में, एकेडमिक में भी 92% थे, आपके 97.2% थी माशाल्लाह। तो अब आप ये बताइए कि अगर उसका कहना भी यही था कि सर अगर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक कोई अलग नहीं है सर, 10th लेवल तक में बिल्कुल हम दोनों साथ में मैनेज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कंपटीशन पे ध्यान दिया, लास्ट 1 मंथ में वही राइटिंग स्किल अपनी इंप्रूव कर दिया, आपका वो सब्जेक्टिव पेपर दे के जी, तो राइटिंग स्किल निकल के बिल्कुल कर सकते हैं। और ठीक, आपके बोर्ड पैटर्न टेस्ट चलते हैं, हाँ तो सभी ने दिए हैं, काफी अपने बोर्ड हो या बोर्ड हो सब देता है। तो अच्छा, कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। कोई ऐसी किताबें जो तुमने अपने इस गिवन प्रिपरेशन के दौरान कंसल्ट करी हो ज्यादा 9th-10th के दौरान? जी सर, मॉड्यूल्स करे थे मैंने, मॉड्यूल्स करे थे सारे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और बाकी थ्योरी की कोई मेरे पास ऐसी किताब नहीं थी। नोट्स बहुत है ना, और क्या, सही है, ठीक है। मॉड्यूल्स मैंने करे एमटीजी के, तो वो 10th में काम आए थे। हमारे मॉड्यूल में भी बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे एमटीजी के, क्योंकि मैंने डाले, मुझे किताब बहुत अच्छी लगती है वो। इनफैक्ट क्वेश्चन बैंक आप लोग को दिया था मैंने 10th में, वो भी करा था, वही पूरा क्वेश्चन बैंक लास्ट में बहुत अच्छा है वो, एंट्रेंस में बड़ा काम आता है। जी बिल्कुल, उसी हिसाब के कंपटीशन के उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें। जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, मैथ्स में है और बाकी जगहों पे है जी, इसको कैसे मैनेज किया तुमने? क्योंकि अब तो एमयू में भी एमसीक्यूज हो गए हैं, सीबीएसई में तो था ही, तो उसको कैसे मैनेज किया? ज़्यादा सर उसमें मुश्किल नहीं होती है, आपको ऑब्जेक्टिव में आपके पास आंसर है ही, तो आपको बस कुछ टेक्निक्स लगानी है जिससे कि आप उस आंसर तक पहुंच सकें और जल्दी पहुंच सकें। जैसे कौन सी टेक्निक्स? जैसे सर आपने बताई थी ऑप्शन एलिमिनेशन की हो गई, अच्छा, ट्रिक्स आ गई सारी आपकी, और उसमें बहुत जगह पर जैसे अगर उसमें है वेरिएबल्स में आंसर है तो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा है, वेरिएबल में तो वेरिएबल रखो आंसर आता है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक मेरा नवाब सर का बताया, ऑब्जेक्टिव ट्रिक सर आपका, वही आपकी 4 ट्रिक्स थी, 4 बड़े शानदार ट्रिक्स, वही अप्लाई करो, रिपीट करते रहो ना, हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है। तो नवाब सर से कैसे जुड़े थे तुम? सबसे पहला क्या इंसिडेंट था जो नवाब सर से मुलाकात हुई थी? सर पहले तो बिल्कुल बेसिक में 8th क्लास में जब मैंने सोचा था कि देना है एंट्रेंस, तब तो आपकी वो पढ़ी थी मैंने बीएमएस में बहुत लोग जुड़े थे। आज भी मैं बच्चों आप लोगों को बताता चलूँ, शायद ये वीडियो देख रहे हो आप, कहते हैं ना फ्री कंटेंट आपको नहीं है इमेज क्लासेस का, है नवाब सर का। नवाब सर के 2 चैनल चलते हैं, इनफैक्ट अब तो मैंने 3 चैनल बना रखा है। एक चैनल चलता है नैपस्टिक का, जहाँ पे मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी, जहाँ पे मैंने अपने मैथ्स के लेक्चर और मेरे मैथ्स के ट्रिक्स, करीबन 1500-1600 मेरे ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स का कुछ नज़राना मैंने अपने नैपस्टिक चैनल पे, जहाँ पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, और कुछ ना कुछ मैं अपने इमेज क्लासेस के चैनल पे डाल रखा हूँ। रिसेंटली एमयू बूस्टर के लिए मैं बहुत जी जान एक करता हूँ, तो लोगों को लगता है किताब लिखना बड़ा आसान है, तो मैंने अपने एक एमयू बूस्टर का एक ब्लॉग चैनल बना रखा है। अच्छा। जिसमें अपने एमयू बूस्टर की सारी मेहनत मैं उसमें दिखाता हूँ कि रात के 3 बजे और देखो मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ। तो एमयू बूस्टर का भी एक चैनल है, आपको एमयू बूस्टर के अपडेट्स भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप ना फ्री कंटेंट इमेज क्लासेस में बहुत सारे पढ़े हुए हैं, नैपस्टिक में भी, खासकर बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज एकदम ना छोड़ें आप, मैथ्स का बेसिक्स आप इंप्रूव कर लेंगे जी। किताबें कुछ एडिशनल तुमने किया नहीं जी। लास्ट के 1 मंथ में बोर्ड्स को लेकर के, जैसे एमयू के बच्चे हैं जी, इंटरनल बच्चे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? तो वही एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यूज सर वही मैंने उसको ही रिपीट कर दिया बस। और वो सर जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली, एनसीईआरटी एमयू वाले बच्चे तुम्हें पता है कि लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में, और एनसीईआरटी से हट के कुछ नहीं पूछा जाता है। तो जो भी इंटरनल बच्चा ये वीडियो देख रहा हो उनके लिए बड़ा खास है। शीश भाई का भी आपके तरफ से यही सजेशन है कि आप ये करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। और सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, तो आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, और इजीली हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के पास पता है ये सब नहीं होता है जी, उन्होंने एनालिसिस कर ही नहीं रखी है। इस बार जो हमने बोर्ड रिवीजन बैच बनाया ना, उसमें एक अलग से बुकलेट दिया जिसमें सारी एनालिसिस लिखी हुई थी। तो अपने तरफ से हम जितना कुछ कर सकते हैं सब करते हैं। सर बोर्ड्स के लिए तो कोई पढ़ाता ही नहीं है सर आपके सिवा तो। हाँ, ये बात तो सही है, सब कंपटीशन बोर्ड्स को लेकर के ना
पता नहीं दुनिया में क्या ऐसा बना रखा है कि आप ना ये कर लो वो। मैं कहता हूँ भाई एक चीज़, मैं दोनों चीज़ें हो सकती है, कंपटीशन लो, एंट्रेंस लो, बोर्ड्स लो, दोनों चैनल एक साथ फॉलो किया जा सकता है। और जीते जागते आप जितनी भी अभी सक्सेस स्टोरीज बैक टू बैक डाल रहा हूँ, काफ़ी गैप के बाद डाल रहा हूँ, ये सब आप देख रहे होगे कि इन बच्चों ने बोर्ड्स में भी शानदार फोड़ा है और एंट्रेंस में भी शानदार फोड़ा है। दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ माई सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर नवाब सर से आपको सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करवाना है, नवाब सर से मिलकर बैठ के ऐसे बात करनी है, तो भैया आप कुछ ना कुछ चमत्कार करो। देखो नवाब सर आपको खुद इन्वाइट करेंगे अपने शो में, जैसे कि मैंने अपने शो में शीश को आज इन्वाइट किया हुआ है। आशीष ये बताओ दोस्त कि 9th एंट्रेंस में सिलेक्ट हुए रैंक 4, तो ये मोटिवेशन कैसे आया कि इमेज क्लासेस में ही बरकरार रहना है? क्योंकि बहुत भी जगह पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे तुम्हारे पास कि यार यहाँ से या वहाँ से 10th 9th 10th कर लेते हैं, तुम 9th 10th भी यही इमेज क्लासेस से पढ़े, क्या ऐसा खास था हमारे लिए? सर पहले तो स्टार्टिंग में ही सिस्टम अच्छा लग गया था कि हाँ अब तो यहीं से पढ़ना है, तो अच्छी जगह है। और फिर सर इतना सर आप अवार्ड करते हैं बच्चों को, इतना रिवॉर्ड्स देते हैं। हाँ, रिवॉर्ड्स बिल्कुल। सर आपने कितना दिया है इसमें? जब 9th एंट्रेंस में आई थी मेरी रैंक 4 आई थी जी, तो उस टाइम पर मुझे आपने एक मोबाइल गिफ्ट किया था, स्मार्टफोन। बिल्कुल स्मार्टफोन। रैंक 4 वाले को हम लोग स्मार्टफोन देते हैं, रैंक 1 को ऐसे लैपटॉप, रैंक 2 को क्रोमबुक, रैंक 3 को टैबलेट जी है ना, रैंक 4 को हम लोग स्मार्टफोन। तो 4th रैंक आई जी। और उसके बाद में फिर 10th में तो अच्छा रहा था मामला, 10th का बोर्ड आया। 10th का बोर्ड आया, 10th के बोर्ड में जो 4th रैंक आई उसका फिर मुझे स्मार्टफोन मिला, दो स्मार्टफोन मिल गए, 2 स्मार्टफोन मिल गया। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो बढ़िया जो अचीवमेंट, मेरे ख्याल से तुमने जो 9th एंट्रेंस की फीस दी थी उससे 2 गुना 3 गुना तो पैसा रिवर्ट हो गया तुम्हें। सर 20 टाइम्स 20 टाइम्स आप 500 रुपये लगा लगा, तो 10,000 रुपये का स्मार्टफोन हमने इसको गिफ्ट किया था। तो सोचो ये इस मोटिवेशन एक अच्छा चीज़ है ना, एक फैमिली के कहने वाला कि भैया मैंने अपनी मेहनत से एक स्मार्टफोन लिया है। तो ये अपनी मेहनत थी इस बंदे की जिसने इसको एक स्मार्टफोन गिफ्ट के तौर पे इमेज क्लासेस में दिया था। 9th इंटरेस्ट में भी क्योंकि 4th रैंक थी, 11th इंटरेस्ट में तो इसकी 8th रैंक थी, तो 8th रैंक और 4th रैंक थी बोर्ड्स में, तो हम बेस्ट रैंक पे अवार्ड देते हैं, तो बेस्ट रैंक वॉज 4, तो 4 के हिसाब से इसको एक मोबाइल फोन गिफ्ट हुआ था। बहुत अच्छा, शानदार, गुड। शीश अपनी इस कामयाबी में पूरा श्रेय किसको देना चाहते हो? सर बहुत पे डिपेंड करता है। पहली बात तो फैमिली से सर बिल्कुल फुल सपोर्ट था, पहले इस फैमिली, बिल्कुल। फिर टीचर्स अच्छे मिले, टीचर्स अच्छे आप मिले हैं तब से तो बस सब कुछ सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। आपने और टीचर से मिलवाया, और भी टीचर से अच्छे टीचर से मुलाकात हुई फिर, और जी। और उसके बाद में फिर खुद का भी है कि आपको डेडिकेशन होना पड़ता है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे आप डेली, मगर डेली पढ़ेंगे तो उससे काम होगा। टॉपर्स का एक बड़ी अच्छी बात है, अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी इमेज क्लासेस में करवाया था टॉपर्स मीट, उसमें मैंने ये बात बोली और पहले भी बोलता रहता हूँ, टॉपर कभी लास्ट में नहीं पढ़ता है, टॉपर रोजाना पढ़ता है, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। टॉपर बनना चाहते हो, रोजाना पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी तुम्हें बैकलॉग नहीं आएगा। तुम्हें टेंशन होता है ना कि मेरा एंट्रेंस में क्या होगा, टेंशन तो उसका होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट ना हो, जिसका पूरी तैयारी ना हो। तो भाई बैकलॉग जिसका होगा वो टेंशन में रहेगा ही, तो बैकलॉग को कभी आने मत दो। दूसरा डेडिकेशन का एग्जाम्पल, मैं शीश का बड़ा वो, आज का दिन संडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बच्चे का पेपर था 10 से 1:30 बजे तक। ये बड़ा जल्दी पेपर शायद 10 मिनट पहले करके ये भागते हुए आया कि सर मुझे टॉपर्स मीट में आना है। ऑलरेडी वो फिनिश हो गया था, लेकिन तभी मैंने बच्चों से इसको मिलवाया। डेडिकेशन, एग्जाम नहीं छूटना चाहिए, इसको कहते हैं डेडिकेशन। थ्रू 9th एंट्रेंस प्रिपरेशन, ये बंदा ऐसा था, इसके घर में शादी थी, किसकी शादी थी? सर मामू की थी, मामू की शादी थी, और एंट्रेंस का कुछ दिन पहले की बात है। बिल्कुल सर, 1 वीक 2 वीक पहले की बात, 1-2 वीक उस वक्त हमारा करो या मरो सीरीज चल रहा था। इस बंदे ने हमसे पूछा सर जाओ या ना जाओ, मैंने कहा बिल्कुल जाओ, अगर मैनेज कर सकते हो नहीं जाना तो बोले सर कैसे पॉसिबल है, पूरी फैमिली जा रही है, घर में कौन रहेगा, फिर अकेले कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो ये बंदा गया और इसने मुझसे कहा कि सर कैसे मैनेज करो, तो इसको मैंने करो मरो मैनेज करना सिखाया कि जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े घर वालों को, शादियों में, फोटो में, उस वक्त अवेलेबल हो जाओ, बाकी वक्त अपना करो मरो सीरीज दो। ये बंदे ने पूरा करो मरो सीरीज दिया और रिजल्ट आपके सामने है। डेडिकेशन का एग्जाम्पल तो सीखो, तो शीश भाई सीखो। कोई व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे हमारे? तो यही है कि आपको यकीन करना है नवाब सर पे और सिस्टम पे बिल्कुल कि हाँ ये सही चलेगा मामला, और बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। सर तो कह रहे हैं पढ़ने को, मगर मैं ऐसा करता हूँ कुछ और कर लेता हूँ, या फिर कुछ दूसरा चैप्टर पढ़ लेता हूँ, सर नहीं रिवाइज करने को बोला दूसरा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। जो टेस्ट है वो टेस्ट देना है आपने, सर से आप पूछते रहिए, सर बिल्कुल आप हर बच्चे मैं ये अच्छी बात है, एग्जैक्टली ये मुझे पता है। शीश हो या XYZ भी, हौला सबरीन का एग्जांपल दे रहा था, एंट्रेंस से कुछ दिन पहले सर मैं रो रही थी लिटरली रोते हुए कही कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे को बड़ा परेशान समझाया उसको। आज 9th रैंक लेकर आई थी AMU के 9th एंट्रेंस में, तुम्हारे से पहले वाले बैच नहीं, तुम्हारे साथ वाले बैच में थी, हाँ हौला सबरीन 9th रैंक थी उस बच्चे की,
ठीक है। तो नवाब सर जैसे टीचर अगर आपको मेंटर मिल रहे हैं तो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझिए, मैं समझिए कि अरे सर तो पीछे ही पड़े रहते हैं सर तो एनालिसिस करते रहते हैं, बात बात पे सर तो टोकते रहते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे या फिर क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कोई आपको मेंटर तो हो कम से कम, बाद में फिर पता नहीं चलता गलती कहाँ करी आपने। तो गाइडेंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। कभी कभी लोग बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। एक बच्चा ने कहा कि सर मैंने आपकी किताब एमयू बूस्टर से सिर्फ गाइडेंस लेकर के, और मेरा भाई आपसे पढ़ा हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर की कहानी है तुम्हारे से पहले, कि सर आपकी किताब सिर्फ पढ़ी और मेरा भाई आपसे पढ़ा हुआ था, वो जानता था कि तैयारी कैसे करानी है, वही किया उसने, रैंक 2 लेकर के आया बच्चा। उसने कहीं कोचिंग नहीं की। तो कहते ना कि सही गाइडेंस कौन है, उसका सही मेंटर उसका भाई था, और उसको पढ़ने का जरिया उसका एमयू बूस्टर किताब से उसको मिल गया। इस साल एमयू बूस्टर से 72 क्वेश्चंस आए हैं। जी सर। ठीक है। तो इतने शानदार किताब आपके पास अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टॉपर्स के टॉक हैं, टॉपर्स के पॉइंट्स हैं। आप हमारी बात नहीं मानते, आप इन टॉपर्स की बात मानोगे। हम कितने बार चिल्ला चिल्ला के पसीना एक करते हुए आपको बताते रहे, आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप टॉपर्स की बात सुनोगे। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़। उम्मीद करते हैं इस सीरीज़ से बड़ा फ़ायदा उठाएगा। थैंक यू शीश, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों को भी बताता चलूँ, अगर शीश भाई की कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आप अपना हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, सब्बा खैर।